नमस्ते, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत करता हूं मैं विशाल आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स 2026 के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले सिलेबस से हमारे 15 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपका दिनांक 21 मई 2026 को यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का पेपर हुआ है। उसमें कंप्यूटर से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और उसी के आधार पे हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होता है। ए विकल्प देखिए, आल्ट के साथ आई प्रेस करने पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई के साथ, या फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई के साथ, या फिर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई के साथ। मार्क साइटेशन की बात करते हैं जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कहीं से किसी का रेफरेंस जोड़ते हैं तो उनको क्रेडिट देने के लिए साइटेशन की जरूरत पड़ती है, उद्धरण कहा जाता है। अब इस उद्धरण को जोड़ने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो आप एमएस वर्ड में आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करके शॉर्टकट की है ओपन कर सकते हैं। यहां पे इस प्रश्न के लिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर है, देखिए लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। अगर अब ये प्रश्न आपका नया था लेकिन इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर पाते, देखिए एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन देखिए एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग की जब बात करते हैं तो इनके बारे में आपने पढ़ा था, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन की खोज की थी। बिल गेट्स और पॉल एलन में अगर आप बिल गेट्स का देखेंगे तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये गूगल के फाउंडर हैं। तो अब बचा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन। एमएस पावर पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहां पर देखिएगा, पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का कार्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का कार्य क्या होता है। तो इसमें देखिए स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग होती है, इसको आप लागू कर सकते हैं या हटा सकते हैं। मान करके चलिए हमने लिखा है ABCD, इस प्रकार से कोई वर्ड लिखा है किसी एमएस एक्सेल के सेल में। अब इसको हमको अपूर्ण दिखाना है या अमान्य दिखाना है। बेसिकली इसमें अमान्य दिखाना है, गलत दिखाना है। तो बिना डिलीट किए जब हम लोग कंट्रोल प्लस 5 सिलेक्ट करते हैं तो आपका इस प्रकार से लाइन बन करके आ जाता है। इसी पर जब एक बार और अगेन प्रेस करते हैं तो ये लाइनिंग आपकी हट जाती है, इस प्रकार से आपका वर्ड अगेन बन जाता है। चलिए तो आपका यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसका मेन कंपोनेंट आपका कर्नेल है, देन उसके बाद में आपका शेल आता है और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट के सेक्शन में डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, जहां पे आप डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करते हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर संचालित करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंपाइलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक कंपोनेंट नहीं है सर। आएंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखिएगा, पूछा गया है मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ये आपका स्टैटिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट में लिखा गया है। PL ऑब्लिक आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। इसके लिए दोस्तों बैलून फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग फुल फॉर्म कमेंट में बता दीजिएगा। करवा चुके हैं ये सवाल और देखिए आपका लेखपाल में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको 2-3 दिन पहले कराया गया है, जब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हुई थी वहां पर इसको बताया गया था। आप लोगों में से ही किसी ने इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। भाई देखिए कहा जा रहा है कि सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है।
है ना। अब इसमें देखिए भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या होती है सर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज आदि की जरूरत होती है। और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाता है, ये आपका जो डिस्क लिखा गया है हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी खाली हो जाता है। अब इसमें फिर बाद में काम आता है आपका बूट स्ट्रैप लोडर का। रैम खाली होने की वजह से कंप्यूटर खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर सकता है, इसलिए बूट स्ट्रैप लोडर ये एक कंप्यूटर का छोटा प्रोग्राम होता है जो मदरबोर्ड की रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में लोड करने का काम करता है। अब इसमें जब आपका डिस्क और आपका ब्लॉक जीरो की जब बात करते हैं तो इसके लिए आपका आता है कि जो हार्ड डिस्क है ये डेटा को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है जिनको ब्लॉक्स कहते हैं। मान करके चलिए कि ये आपका हार्ड डिस्क है, अब ये डेटा को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होता है। अब बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, सबसे पहले ब्लॉक जीरो को एक्सेस करता है। ये जो खाने होते हैं इनको 0 1 2 3 करके नाम दिया होता है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग होती है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्लॉक 0 को एक्सेस करता है सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर, कौन सा हैडूप है यूटिलिटी आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आपका हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बीच में संरचित डेटा को ट्रांसफर करता है। पहले देखिए डेटा कम होता था, बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया, डेटा बढ़ता चला गया, फिर धीरे धीरे डेटा बिग डेटा का रूप ले लिया। अब बिग डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए तमाम तरह के फीचर्स आए। इसी में से आपका एक हैडूप यूटिलिटी है, ये आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। इसमें आरडीबीएमएस और एचडीएफएस में जो डेटा को ट्रांसफर करता है वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा पूछा गया है, तो आपका स्कूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्कूप आपका एसक्यूएल प्लस हैडूप से मिलकर के बना हुआ है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए आपका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, .odt। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है। तो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये वेब पेज बनाता है। और जब वेब पेज बन करके तैयार होता है तो आपका यहाँ पे CSS आता है, ये कलर देता है, ये डिजाइन देता है, फिर ये बैकग्राउंड वगैरह लेआउट वगैरह मैनेज करता है। तो HTML क्या करेगा, प्राइमरली आपका मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है, ये वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, करवाया गया सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में गीगो का जियो का शब्द का अर्थ क्या है। तो जी से हो जाएगा गार्बेज, आई से हो जाएगा इन, फिर जी से आपका हो जाएगा गार्बेज और ओ से हो जाएगा आपका आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल 13 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल की बात करें तो ये आपका डेटा टैब के अंतर्गत मिलता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू कहने का मतलब यहाँ पे शेयर वगैरह का ऑप्शन, एडिट वगैरह का ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे फाइल मेनू के अंतर्गत आता है, एक्सेस किया जाता है। आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 15 है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। तो भैया डेनमार्क के राजा थे, उनका नाम था हेराल्ड ब्लाटेंड। अब हेराल्ड ब्लाटेंड के नाम के ऊपर ही आपका ब्लूटूथ रखा गया था। इसका अनुवाद जो है ये ब्लूटूथ था। तो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका बी हो जाएगा। चलिए तो ये आपके 15 सवाल हो गए जो आपके UPSSC लेखपाल में पूछे गए थे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वेंटर्स और फाउंडर्स वाला PDF ओपन करके उसको पूरा कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। इसमें जो सवाल हैं आपके टोटल 40 सवाल हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आगे,
इन्वेंटर्स और फाउंडर्स का पीडीएफ ओपन करने के बाद सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, सी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था सर? इसका आंसर बताइए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो सर नाम आता है डेनिस रिची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो भैया टिम बर्नर्स ली ने किया था। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपका लिनस टोरवाल्ड्स ऑप्शन में है, निकोलस विर्थ है, बजार्न स्ट्राउस ट्रूप है और रास्मस लेडॉर्फ है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बजार्न स्ट्राउ स्ट्रप इन्होंने क्या किया था? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया? अब ये देखिए जो इन्वेंटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये आपके स्टैटिक कंप्यूटर वाले पार्ट हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका लागू नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए पाइथन का पूछा गया है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गुइडो वैन रोसम नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए जावा स्क्रिप्ट का पूछा गया है। जावा स्क्रिप्ट के खोजकर्ता कौन है भैया? ब्रैंडन इच है। ब्रैंडन इच आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, पीएचपी की बात करेंगे। पीएचपी क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आविष्कार किसने किया था सर? रास्मस लेडॉर्फ नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पर, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो आपने गुइडो वैन रोसम के बारे में जान लिया, निकोलस विर्थ और लाइनस टोरवाल्ड्स विकल्प सी और डी में है, और आपका यूकी हिरो मात्सुमोतो है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नंबर के लिए बी ही करेक्ट हो जाएगा आपका। यूकी हिरो मात्सुमोतो ये किसके आविष्कारक हैं? रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक हैं। अब आपको दिख रहा है नाम में मात्सुमोतो, तो आप बताइए कि क्या भैया ये जापानीज होंगे या नहीं? क्या ये जापान के निवासी होंगे या नहीं होंगे? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए सभी लोग बताइए। अगला सवाल देखिए, पर्ल प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया सर? तो यहाँ पे लैरी वाल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पर्ल में आपका नाम यहाँ पे ला आता है, तो ला से आपको लैरी वाल याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए, पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा की बात करते हैं। तो पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा की जब बात करते हैं तो इसका खोज किसने किया था? निकोलस विर्थ ने इसका खोज किया। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे, 11 नंबर के सवाल पर चलेंगे। आंसर इसका करिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन की खोज की। एडा लवलेस ने चार्ल्स इंजन द्वारा यहाँ पे चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन के लिए अपना फर्स्ट प्रोग्राम प्रोवाइड किया था। यही आपके एडा लवलेस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ये भैया लेडी थी, नाम याद रखिएगा, लेडी थी। इसी तरीके से ग्रेस हॉपर का नाम आता है, इन्होंने बग शब्द को लोकप्रिय बनाया था कंप्यूटर में बग्स को, तो यह भी लेडी हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 12 नंबर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डार्टमाउथ सम्मेलन में जॉन मैकार्थी ने किया था। इन्हीं को फादर ऑफ एआई के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए 13 नंबर का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा किसने दी थी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, आरडीबीएमएस की बात करते हैं, तो डेटा स्टोरेज का एक सिस्टम है, आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग में काम आता है। इसका जो है अवधारणा प्रस्तुत किए थे एडगर एफ कॉड साहब। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसी तरीके से 14 नंबर पर हम लोग देखेंगे तो एसक्यूएल भाषा का आविष्कार किसने किया था? एसक्यूएल भाषा के लिए आपके 2-3 साइंटिस्ट आते हैं, तो डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस ने ये एसक्यूएल भाषा का आविष्कार किए थे। चलिए अगला सवाल देखें, लाइनक्स की बात करते हैं तो ओपन सोर्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। इसका खोज किसने किया भैया? तो लाइनक्स से आपको आसानी से याद हो जाएगा, लिनस टोरवाल्ड्स साहब। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सिंगल यूजर बेस्ड है, एमएस डॉस। इसका मूल निर्माता कौन था? सवाल में पूछा गया है, तो टिम पैटरसन साहब है ना, टिम पैटरसन साहब, पैटरसन। चलिए अगला सवाल देखिए,
17 नंबर का इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। बात करेंगे कंप्यूटर माउस की तो इसका आविष्कार सबसे पहले डगलस एंगलबार्ट ने किया, और जब इन्होंने कंप्यूटर माउस बनाया था तो उसका बाहरी ढांचा जो था भैया वो आपका लकड़ी का बना हुआ था, वुड का बना हुआ था। अगला सवाल, क्वेंटी कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किसने किया? तो क्वेंटी कीबोर्ड के बारे में आपका क्यू से क्वेंटी और यहाँ पे क्यू और सी ये जो नाम आपका आता है इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिए, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार कौन करते हैं? इंटेल 4004 की बात जब करते हैं तो मार्सियन हॉफ को यहाँ पे श्रेय जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका आता है, क्वेश्चन 20 है, इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया? जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉयस ने आविष्कार किया, राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। इसमें जब आईसी की बात करते हैं तो ये 3rd जनरेशन में इस्तेमाल में आया था। आपको पता है कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थी, दूसरी पीढ़ी सर ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, तीसरी पीढ़ी सर आपका आईसी बेस्ड हो गई, चौथी पीढ़ी के लिए माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं पीढ़ी के लिए आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो इसके लिए नाम आप सभी को पता है, रे टॉमलिंसन साहब ने किया। नेक्स्ट जब देखते हैं, ईथरनेट का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू मिल जाएगा, परीक्षा में आपके लिए समय भी बहुत कम बचा है तो ऐसे ही रैपिड वे में तैयार कर लीजिए। ईथरनेट का आविष्कार किसने किया सर? इसका आंसर बताइए। रॉबर्ट मेटकॉफ ने आंसर जो है आप किसने किया है? अगर आप लोगों ने रॉबर्ट मेटकॉफ आंसर दिया है तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर है, आपका ए आंसर सही हो जाएगा। रॉबर्ट मेटकॉफ ने ईथरनेट का आविष्कार किया था। अगला सवाल 23 नंबर का, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के सह आविष्कारक कौन है? बताइए। तो सह आविष्कारक है ना, को इन्वेंटर्स के रूप में विंट, सर्फ और बॉब कौन जाने जाते हैं? इन्हीं को फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल 24 नंबर का, ये आपके इंडिया से रिलेटेड है। यूएसबी का सह आविष्कारक किसे माना जाता है? भैया अजय भट्ट को माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो भैया जैप हॉटसेन ने आविष्कार किया था। अगला देखेंगे, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी की बात करेंगे तो इस तकनीक के विकास का श्रेय किस टीम के नेता को जाता है? भाई इसमें वाईफाई के विकास की जब बात करते हैं तो पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन टीम लीडर होते हैं, टीम के नेता होते हैं, तो उन नेता का नाम आपसे पूछा गया है। आपके लिए जॉन ओ सुलीवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? इनकी टीम ने क्या किया? वाईफाई तकनीक का विकास किया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया है? तो इसके लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एलन शुगार्ट साहब ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे चलेंगे। एचडीडी का आविष्कार किसने किया? अभी हमने 2-3 दिन पहले क्लास लिया था जिसमें हमने आपको 1 से लेकर के 100 तक का फैक्ट दिया था, तो फैक्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर आप लोग कर पाएंगे। इसके लिए रेनाल्ड जॉनसन साहब करेक्ट आंसर हो जाएंगे, रेनाल्ड जॉनसन। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 29, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का आविष्कार कौन किया था? भैया सीडी का आविष्कार कौन किया था? तो कंपनी के रूप में जब पूछे तो आपका सोनी और फिलिप्स कंपनी, लेकिन जब आविष्कारक का नाम पूछ लिया जाए तो आपका जेम्स रसेल को श्रेय जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पहले कंप्यूटर वायरस जो कि आपका क्रीपर था, ये आपका अर्पानेट पे पाया गया था। अर्पानेट पे ये पाया गया था क्रीपर, और इसके आविष्कारक कह लीजिए या इसको किसने लिखा था, कोडिंग किसने की थी? तो कोडिंग भैया बॉब थॉमस ने की थी, और इसी के अगेंस्ट में एक एंटीवायरस बनाया जाता है जिसका नाम रीपर था, और रीपर के आविष्कारक कौन थे भैया? रे टॉमलिंसन साहब थे। चलिए नेक्स्ट सवाल, गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक कौन है भैया? तो आपका लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन साहब गूगल के संस्थापक हैं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन 32 देखिएगा, याहू के संस्थापक कौन हैं? याहू के संस्थापकों की जब बात होती है तो जेरी यांग और डेविड फिलो याहू के संस्थापक हैं। अगला सवाल, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? इसका आंसर बताइए। तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया के आविष्कारक हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा।
आइए अगले सवाल को देखेंगे। YouTube के सह संस्थापक का नाम, YouTube के सह संस्थापक का नाम पूछा गया है। को फाउंडर्स कौन कौन से थे? तो 3 लोग थे। पहले का नाम चाड हर्ले, दूसरे का नाम स्टीवी चेन और तीसरे का नाम जावेद करीम। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। YouTube के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि भैया YouTube जब बना था तो सबसे पहला वीडियो कौन सा था? तो मी एट द जू, ये YouTube पर अपलोड किया गया सबसे पहला वीडियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? और मुख्य संस्थापक तो सभी को पता है भैया, मार्क जुकरबर्ग, यही आपके सीईओ भी हैं। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, ट्विटर के सह संस्थापक कौन है इसमें से? तो आपके जैक डोर्सी साहब ट्विटर के सह संस्थापक हैं। चलेंगे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप पिक के संस्थापक कौन है? व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, सभी लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप की जब बात करते हैं तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, आपके लिए राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, इंटेल कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है? इंटेल आपकी कंपनी है, आपको पता है। तो गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ए। इंटेल कंपनी के संस्थापक गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस साहब हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक कौन है? को फाउंडर कौन है? तो लैरी एलिसन साहब, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अमेजन के संस्थापक कौन है? अमेजॉन के संस्थापक आपको पता है जेफ बेजोस साहब हैं। जब इन्होंने संस्थापना की थी तब इस कंपनी का नाम था कैडाब्रा, और यही कंपनी कैडाब्रा बाद में नाम चेंज करके क्या हो जाता है? अमेजॉन के रूप में हो जाता है। आप सभी को एक कमेंट में सवाल का आंसर करना है कि फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी, संस्थापना किसने की थी? तो ये तो आपका इन्वेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। अब आगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को ओपन करते हैं पीडीएफ को, और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, है ना। ये आपके सवाल जितने भी हैं सभी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आपका प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है सर? तो हम सभी लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर आपका 2 टाइप का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेनली आपका यही 2 टाइप होता है। तो इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का होगा या फिर एप्लीकेशन का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब चर्चा करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या नहीं है? तो सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बचा आपका ऑप्शन बी, यही करेक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, आपका बी राइट आंसर। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये करता क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कोर पार्ट है? तो मैंने आपको बता दिया है कि कर्नल आपका क्या है? मुख्य पार्ट है। आगे चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, वह प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? इंटरफेस का कार्य करता है क्या कहलाता है? वो भैया शेल कहलाता है। इसको यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, जब कंप्यूटर चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया बूटिंग के नाम से जानी जाती है। और जब प्रक्रिया बूटिंग की होती है तो इसमें बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है वो डिस्क के, हार्ड डिस्क के, है ना, आपका ब्लॉक 0 वाले पार्ट को पहले एक्सेस करता है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है एक समय में एक साथ एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा, तो वो आपका MS DOS हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर, एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहते हैं? एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की कंप्यूटर की क्षमता क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, या मल्टीटास्किंग कहलाती है, या मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है, या टाइम शेयरिंग कहलाती है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में विकल्प आपको ई दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोग्राम चलाने की कंप्यूटर की क्षमता, तो क्षमता में आपका बी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है सर? तो RTOS का एग्जांपल पूछा गया है, तो आपका यहाँ पे VX वर्क्स हो जाएगा, यही आपका क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, वर्चुअल मेमोरी का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है, डिस्क के आपका स्पेस कितना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होता है? तो थ्रेड क्या है? एक हल्का प्रोसेस है, लाइट वेट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 11 नंबर का, डेडलॉक किस स्थिति को कहा जाता है? डेडलॉक किस स्थिति को कहा जाता है? जब सिस्टम क्रैश हो जाता है, या जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हों, या फिर जब मेमोरी भर जाती है, या जब प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है। मान करके चलिए कि ये सकरा पुल है भैया, इधर से एक गाड़ी आ जाती है, इधर से एक गाड़ी आ जाती है और रास्ता एक ही है, तो ये वाले व्यक्ति सोचते हैं कि जब ये हटे तो हम आगे बढ़े, और ये वाले व्यक्ति सोचते हैं जब ये हटे तब हम आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति में दोनों में टकराव की स्थिति आती है, डेडलॉक की स्थिति आती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन को छोड़ने की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन पर, फीफो शेड्यूलिंग का पूर्ण रूप क्या है? तो फीफो शेड्यूलिंग के जब पूर्ण रूप की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, पहले अंदर तो फिर पहले बाहर। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए हो जाएगा, जो पहले आया है भैया वो पहले बाहर जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक? पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, स्वैपिंग है, या उपरोक्त में से एक से अधिक है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि पेजिंग भी क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, सेगमेंटेशन भी क्या है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, और स्वैपिंग भी क्या है? एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी के अंदर मौजूद डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो फिर भैया सब डायरेक्टरी कहा जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में बदल देता है? कौन सा बदल देगा भैया? तो आपका कंपाइलर चेंज कर देगा एक ही बार में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन दर लाइन, लाइन बाय लाइन चेंज करता है? तो उसका नाम है भैया इंटरप्रेटर। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पर, पेज फॉल्ट कब होता है? पेज फॉल्ट कब होता है? एरर कब आता है? जब पेज जो है मेन मेमोरी में नहीं मिलता है। आपका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, GUI का फुल फॉर्म पूछा है। तो एक वीडियो में हमने फुल फॉर्म पूरा कंप्लीट करा दिया है, देखिए उसी में से सब घूम फिरा करके आपका पूछा जा रहा है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, CLI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चल लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर, बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? बेसिक इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम जो है, तो ये हार्डवेयर घटकों का परीक्षण और बूटिंग प्रक्रिया को यही प्रारंभ करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका लिनक्स है, मैंने शुरुआत में ही आपको ये बताया हुआ है। चलेंगे आगे चल देंगे, अगला सवाल देख लेंगे, कॉन्टेक्ट स्विच का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, आपका CPU को एक प्रोसेस से हटाकर दूसरे प्रोसेस को सौंपना। देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विच लिखा है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच लिखा है, मैंने कॉन्टेक्ट पढ़ दिया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है? तो एक प्रोसेसर को हटा के, एक प्रोसेस को हटा करके दूसरे प्रोसेस को सौंपना, स्विचिंग का मतलब यही आप लोग समझिए। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 23 नंबर का, सिस्टम कॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्टम कॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये भैया आपका यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के लिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम।
चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर, स्पूलिंग का अर्थ क्या होता है यही आपको बताना है। तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन हो जाएगा, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मुख्य आधार क्या होता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मुख्य आधार क्या होता है। तो टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, ये टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, फैट फाइल सिस्टम का पूरा नाम क्या है। तो फाइल एलोकेशन टेबल, फास्ट एक्सेस टाइम, है ना, फाइल एक्सेस टेक्निक, फोल्डर एलोकेशन टेबल। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो जाएगा। कहां पर दिया है, विकल्प बी दिया है, राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, कर्नल पैनिक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। कर्नल पैनिक की जब बात करते हैं तो ये आपका मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स में होता है। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मैक ओएस और लाइनेक्स। ये जो मैक है ये आपका मैकिन्टोश इसका फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे अगला सवाल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल मोबाइल डिवाइस में उपयोग होता है। तो एप्पल मोबाइल डिवाइस में आप सभी को पता है कि भैया iOS इस्तेमाल में आता है। एंड्रॉइड को आपको पता है सभी को, जो आप सबके हाथ में है, मैक्सिमम लोगों के हाथ में। चलिए आगे देखेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसको प्राइमरली यहाँ पे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले देखिए असेंबली लैंग्वेज की बात आती है, लेकिन ये उतना सर्वमान्य नहीं हुआ था, है ना। तो मेन रूप से पूछा गया है तो आपका मेनली सी भाषा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगले सवाल को देखिए, एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसे क्या कहा जाता है। एग्जीक्यूशन में है, ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है तो उसको प्रोसेस कहा जाता है सर। चलिए अगला सवाल देखिए, थ्रैशिंग की समस्या कब उत्पन्न होती है। थ्रैशिंग की समस्या कब उत्पन्न होती है भैया। तो जब सिस्टम वास्तविक निष्पादन की तुलना में पेज फॉल्ट को संभालने में अधिक समय व्यतीत करता है। और पेज फॉल्ट को आपको पता है जब पेज आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं हो। चलिए तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल 33 नंबर का, पीसीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्थ क्या होता है। पीसीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्थ क्या होता है। तो ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो जाएगा। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप में से कुछ लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कंप्यूटर को जब ये एग्जाम देना है तभी पढ़ना शुरू किए हैं। तो अब ऐसे में क्या करिए, जैसे क्लास हो रहा है 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भुखमरी स्टारवेशन की समस्या का कारण बन सकती है। अब ये भुखमरी मनुष्यों वाली नहीं है ना। चलिए तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसी के कारण से है ना, पहले हम किसी कार्य को प्राथमिकता दे देंगे, अगला कार्य छूट जाएगा, तो ऐसे में अगला कार्य क्या होगा, वो बाधित होगा। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एमएस डॉस में फाइल का प्राथमिक नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का जो प्रारंभिक नाम होता है, प्राइमरी फाइल नेम होता है, वो पहले कितने अक्षरों में हो सकता है। तो 8 लेटर्स में देखने को मिल सकता है। आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्क है, फिर आपका इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड है। तो सिस्टम कॉल का अर्थ क्या होता है। टू क्रिएट न्यू चाइल्ड प्रोसेस, एक नया चाइल्ड प्रोसेस का निर्माण करना। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, असेंबलर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर के मुख्य कार्य की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि इसको चेंज ही करना है, और आपने पिछले सवाल में देख भी लिया है। तो ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करेगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी तक हमने क्या किया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट करेगा कंपाइलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कौन चेंज करेगा, इंटरप्रेटर, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करेगा, आपका असेंबलर चेंज करेगा। तो ये आपका 3 कन्वर्जन टेक्निक आपको याद कर लीजिएगा।
आगे देखिए 38 नंबर, हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। कई लोग ट्रैकिंग देखेंगे ट्रैक्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर बी है, फील्डिंग सेट करने के लिए ही तो ये ऑप्शंस लगाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? तो भैया विंडोज एक्सपी पॉपुलर हुआ, विंडोज विस्टा भी पॉपुलर हुआ और विंडोज 10 भी हुआ, है ना। 8.1 के बाद सीधे स्किप करके आपका 10 ही आ गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी माना जाएगा। अधिकतम जो ऑथेंटिक सोर्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपका सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर 40 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किस लेयर पर कार्य करता है? उस लेयर का नाम आपको बताना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करेगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा, है ना। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें आपको कितना % समझ में आया, है ना, कितना आपको समझ में आया और कितना प्रतिशत आपके समझ से बात बाहर चला गया। इसमें अगर देखिए आपको नहीं भी समझ में आया है तो सब आप टॉपिक डालेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे और लिख देंगे सिंपल स्टेप्स में, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अब चूंकि समय कम है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कराना भी आवश्यक है, इसीलिए जो है सीधे प्रश्न उत्तर करवाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग फाइल एक्सटेंशंस वाले कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, है ना। इतना पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, ये आप मान करके चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड आपने देखा था, लिब्रे ऑफिस वाला पूछा गया था, ओडीटी आपने लगाया था ऑप्शन में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और उसके बाद के संस्करणों का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 2007 के पहले की बात करेंगे तो आपका .doc था, लेकिन बाद की बात करेंगे तो आपका docx है। आंसर इस प्रश्न के लिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा सर। आगे चलेंगे एक्सेल की बात उसी तरीके से कर लेंगे। तो एक्सेल में आपका देखिए पहले तो .xls था और बाद में अब जो नवीनतम संस्करण है .xlsx हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उसी तरीके से देख लेंगे। तो पहले वाला पीपीटी और जो अभी नवीनतम है आपका .pptx है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 और नए, अभी देखिए एक्सेस वाला पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 और नए संस्करण के डेटाबेस के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है सर? तो इसके लिए आपका .accdb है। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। देखिए जब आप लोग एक्सेस लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ACC आता है और यहाँ पर भी देखिए आपका .ACC आता है। इसी तरीके से ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात की जाए तो .ods हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर लें, प्रेजेंटेशन की बात कर लें तो आपका .odp हो जाएगा। .odp आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो लिब्रे ऑफिस बेसिक डेटाबेस का पूछे, बेस डेटाबेस का आपसे पूछा जाए तो बेस डेटाबेस के लिए आपका .odb हो जाएगा। odb कहाँ है? विकल्प बी में है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पे आपका ड्राइंग वाला पूछा है। लिब्रे ऑफिस ड्राइंग के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ड्राइंग के लिए आपका यहाँ पे .odg हो जाएगा सर, है ना। अब ड्राइंग में देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, फील्डिंग सेट हो जाएगी। डॉट ड्रा नहीं करना है, आपका .odg करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, विंडोज नोटपैड में बनी सादे टेक्स्ट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन। सादा टेक्स्ट फाइल को हम लोग txt आपका एक्सटेंशन पता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पर, वर्ड पैड द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो रिच टेक्स्ट फाइल आपका .rtf हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देख लेंगे, एडोब एक्रोबैट दस्तावेज का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? एडोब एक्रोबैट दस्तावेज का तो आपका ये पीडीएफ वाला आ जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट .pdf के रूप में आता है। आगे देखिएगा 12 नंबर का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक निष्पादन योग्य एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे आप लोग .exe काटेंगे और .exe से इस तरीके से आपका याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आगे चलेंगे, विंडोज में बैच फाइल, और जब बैच फाइल में आप bat यहाँ पर कट कर लेंगे तो .bat आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे 14 नंबर का, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज, इसको कहेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज के लिए आपका APK करेक्ट आंसर हो जाएगा। .apk आता है।
है ना। चलिए तो सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, किसी वेब पेज का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आप सभी को पता है वेब पेज बनता किससे है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनाया जाता है। और जब HTML से पहले डॉट लगा देंगे, इस तरीके से याद कर लेंगे, तो यही आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन 16 देखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो CSS आपको दिख रहा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो .css आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है, याद हो जाएगा आसानी से। जावा स्क्रिप्ट की जब बात करेंगे, जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो J से जावा, S से स्क्रिप्ट और पहले डॉट लगा दीजिएगा, तो आपका C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जावा स्क्रिप्ट था, इसके बाद में पाइथन का आपसे पूछा जाएगा, तो पाइथन में देखिए py काटिए और यहाँ पे .py लगा दीजिए। आंसर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिएगा, जावा प्रोग्रामिंग। अब जावा स्क्रिप्ट का आपने देख लिया, और जब जावा प्रोग्रामिंग का पूछे तो डॉट यहाँ पर आपका जावा कंप्लीटली हो जाएगा, सी आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, C++ सोर्स कोड फाइल के लिए आमतौर पर किस एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। C++ के लिए तो C++ देखिए, C लिखिएगा प्लस और प्लस PP करके, इस तरीके से याद हो जाएगा, आपका बी आंसर है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाली अनकंप्रेस्ड ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जिसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। अब इसमें आपके दो सवाल हो जाएंगे। पहला तो भैया .wav को विकसित किसने किया, तो IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। ये अनकंप्रेस्ड ऑडियो फाइल्स होती हैं, हाई क्वालिटी वाली होती हैं। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भौतिक रूप से संगीत के लिए, तो भौतिक रूप से संगीत के लिए जब पूछे तो आपका MP3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, एप्पल द्वारा विकसित क्विक टाइम मूवी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, एप्पल द्वारा। तो मूवी में देखिए MOV लिखा है ना, MOV के आगे ऐसे लगा दीजिए डॉट, तो राइट आंसर एप्पल वाला यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा एक्सटेंशन वीडियो कौन सा फाइल एक्सटेंशन, फिर से सुनिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा जल्दबाजी में गलत हुआ। कौन सा फाइल एक्सटेंशन विंडोज मीडिया वीडियो को दर्शाता है। विंडोज मीडिया वीडियो, यहाँ पे विंडोज मीडिया और वीडियो .wmb आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इस तरीके से याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखेंगे, कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन एनिमेशन का समर्थन करता है। तो एनिमेशन का समर्थन कौन करता है भैया, आपका GIF करता है, गिफी कुछ लोग कहते हैं। आगे चलिए, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लॉसी इमेज फाइल एक्सटेंशन का रूप क्या है, तो आपका JPG हो जाएगा। ज्वाइंट्स फोटोग्राफिक ग्रुप है ना, और JPEG होता है एक आपका ज्वाइंट्स फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, है ना। चलिए 27 नंबर को देखिए, पारदर्शी पृष्ठभूमि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले इमेज की जब बात आएगी तो आपका .png फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका देखिएगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, तो इसमें देखिए स्केलेबल से S निकाल लीजिए, वेक्टर से V निकाल लीजिए और ग्राफिक्स से G निकाल लीजिए, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में SVG आपका डॉट के साथ ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एडोब फोटोशॉप के मुख्य प्रोजेक्ट दस्तावेज का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो एडोब फोटोशॉप का सवाल पूछा है, तो आपका यहाँ पे PSD करेक्ट आंसर होगा, है ना। फोटो से P निकालिए, शॉप से S निकालिए और यहाँ पे D निकालिए डॉक्यूमेंट से, तो PSD, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन B हो जाएगा सर। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर, तो एडोब इलस्ट्रेटर से आपका AI करेक्ट आंसर हो जाएगा, C वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV, तो .CSV इस प्रकार से आपका याद हो जाएगा। CSV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CSV का उपयोग अक्सर स्प्रेडशीट डेटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल का क्या है, तो आपका एक्सटेंसिबल में से X निकाल लीजिए, मार्कअप में से M निकाल लीजिए और लैंग्वेज में से L निकालिए, तो यहाँ पे X, M और L आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका B सही हो जाएगा सर।
आगे देखेंगे अगला सवाल, विंडोज में फाइलों को संपीड़ित कंप्रेस करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला आर्काइव फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या है? तो आपका जिप है .zip। अगला सवाल, कौन सा एक्सटेंशन आमतौर पर विंडोज सिस्टम फाइल को दर्शाता है? विंडोज सिस्टम फाइल को दर्शाता है तो जब सिस्टम को आप लोग लिखेंगे तो SYS से इस प्रकार से याद रखिएगा .SYS। अगला फाइल एक्सटेंशन देखिएगा, कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइलों के लिए आमतौर पर कौन सा एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो टेम्परेरी को बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा TMP, बस इसमें ध्यान रखना है .TMP लिखिएगा, है ना। ये पहला वाला गलत है तो बी वाला आंसर सही है .TMP। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल 36 नंबर, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? विंडोज इंस्टॉलर पैकेज का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, MSI होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, ट्रू टाइप फॉन्ट देखिए ट्रू लिखा है, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है ना। तो अब यहाँ पे ट्रू टाइप फॉन्ट तो करेक्ट आंसर यहाँ पे TTF हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, विंडोज में किसी आइकॉन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो विंडोज में आइकॉन से देखिए .ICO है ना, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि आइकन पहले लिखा है तो ये गलत है। आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर दस्तावेज का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? पब्लिशर दस्तावेज का, तो पब्लिशर का 3 लेटर काट लीजिए PUB और स्मॉल में सब लिख डालिए PUB, तो .PUB आपका करेक्ट आंसर है, ए विकल्प। अगला सवाल देखिए, कौन सा फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल को दर्शाता है? DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल को कौन दर्शाएगा सर? इसका आंसर फटाक से करिए सभी लोग, सबका आंसर आ जाना चाहिए। तो आपका .VOB हो, है ना, VOB, ये आपका .VOB करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। DVD वीडियो, तो वीडियो से ही इस प्रकार से V से याद कर लीजिएगा रिलेट करके, तो आपका .VOB करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में हमने इन्वेंटर्स वाला देख लिया क्वेश्चंस। पहले हमने PYQ देखे, लेखपाल में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, देन उसके बाद में हमने इन्वेंटर वाले सवाल देख लिए, देन उसके बाद में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन देख लिए, देन उसके बाद में हमने फाइल एक्सटेंशंस वाले क्वेश्चन देख लिए। आशा करते हैं ये कम समय में जो आपके क्वेश्चन सभी हुए हैं, कम समय में आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन पर डाउट है, कम समझ में आ रहा है, तो उसको आप लोग अपने स्तर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, अगली क्लास में हम उनको स्पेशली समझा देंगे। चलिए, अगर ये सारी PDFs को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको 88 74 67 33 51 इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है ना। अब इसमें ये मानिए कि YouTube पर जो पढ़ाया जा रहा है इसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन और अधिक आपको लाभ चाहिए, फ़ायदा चाहिए, क्योंकि पता है भैया जब प्रीमियम है तो प्रीमियम में कुछ यहाँ पे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। ग्रुप की फ़ीस आपकी मात्र 199 रुपये है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के माध्यम से PDFs आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, ज्वाइन करना है जिसको वो क्या करेंगे, UPSSC एग्ज़ाम्स कंप्यूटर और UPGK लिख करके मैसेज कर देंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।